गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में बेटा हमको क्लास 12th केमिस्ट्री में पूरी बुक के 5 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल देखना है बेटा। अगर आपने अब तक केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में प्रॉब्लम है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरह से न्यूमेरिकल के टॉपिक्स को तैयार करें ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स के मार्क्स बोर्ड पेपर में छूट ना पाएँ, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी बुक के और पूरे पेपर एनालिसिस करके 5 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लाया हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स के न्यूमेरिकलों को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में हर साल इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं न्यूमेरिकल के। तो अगर मैं सबसे पहली बात करता हूं आपसे, तो जो सबसे पहला सवाल आपको तैयार करना है बेटा पहले चैप्टर बिलियन में, वो मोल अंश के सवालों को सॉल्व करना सीखिए। किसके सवालों को बेटा? मोल अंश। मोल अंश को ही हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोल प्रभाज। और मोल प्रभाज का ही अगला नाम होता है मोल भिन्न। तो सवाल में जो भी पूछे, इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब होता है, चाहे वो मोल प्रभाज पूछे, चाहे वो आपसे मोल अंश पूछे, और चाहे वो आपसे बेटा मोल भिन्न पूछे। तो याद रखना पहली बात कि इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब है। अब हम बात करते हैं सवाल में कि ये निकलता कैसे है। देखिए, मोल प्रभाज का को हम लोग जाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? जाई से। ये चिन्ह को पढ़ते हैं जाई। क्या पढ़ते हैं बेटा? जाई। ठीक है। और कई बुकें इसको बेटा काई भी कहती हैं। ठीक है। तो यह जाई पढ़ते हैं। काई वाला शब्द जो है गलत है, लेकिन बुकों ने लिखा तो आप याद रखना इसको जाई कहिए काई कहिए। अब देखिए, मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है। जैसे तुमको ए का निकालना है, किसका निकालना है बेटा? ए का मोल प्रभाज। तो सूत्र ये कहता है जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल बटे बिलियन के मोल। तो आप किसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं? तो ए का। तो यहां लिखेंगे बेटा ए के मोल डिवाइड बाई बिलियन के मोल। बिलियन में जो जो चीजें मिले उन सब के मोल को जोड़ के लिख देना है बिलियन के मोल। ये आपका सवाल होता है बेटा। किसी का भी मोल प्रभाज, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप मोल प्रभाज निकालिए सी का, तो हो जाएगा ऊपर सी के मोल और नीचे हो जाएगा बिलियन के मोल। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? बिलियन के मोल। तो पहली बात, मोल प्रभाज का आपको सूत्र याद कर लेना है। ये सूत्र होता है बिलियन के मोल। इसके बाद इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये भी याद रखना है कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता मोल प्रभाज का। और सबसे जरूरी बात कि मोल प्रभाज का जो आंसर आएगा, ये जो उत्तर आएगा, वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। ना एक होगा ना एक से ज्यादा होगा। ना तो एक से ज्यादा होगा और ना ही बराबर एक होगा। ये दो चीजें याद रखना। अगर गलती से आपके मोल प्रभाज का आंसर एक या एक से ज्यादा निकल रहा है तो आपने सवाल को कहीं ना कहीं गलत कर दिया। तो इस बात को याद रखना। बस इतना सा मोल प्रभाज में आपको याद कर लेना है। अब देखिए, एक सवाल से हम लोग इस चीजों को समझते हैं। देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को बेटा आपसे यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। सेट नंबर था 347 जीए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। 46 ग्राम एथेनॉल को लिया गया है और जिसको घोला गया है 54 ग्राम जल में। तो एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको बोर्ड के पेपर में, देखिए जब भी आप सवाल को सॉल्व करेंगे बोर्ड की बुक में, तो कैसे लिखना है। तो सबसे पहली हेडिंग होगी दिया है, कि आपको क्या क्या दिया गया है। दिया है 46 ग्राम एथेनॉल। एथेनॉल ग्राम का मतलब द्रव्यमान, तो हमको दिया है एथेनॉल का द्रव्यमान जिसका सूत्र होता है C2H5OH। ये एथेनॉल है। तो आपको दिया गया है एथेनॉल का द्रव्यमान। ध्यान से देखते चलिएगा बेटा, एथेनॉल का द्रव्यमान। अब देखिए, इन दोनों में जो कम होता है उसको विलेय कहेंगे। तो 54 की तुलना में 46 कम है, तो यानी कि एथेनॉल आपका विलेय हो गया। अब विलेय के द्रव्यमान को WB से दिखाते हैं। तो WB बराबर हो जाएगा 46 ग्राम। यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर आपको दिया है 54 ग्राम जल, यानी कि जल का द्रव्यमान दिया गया है। तो हम लिख देंगे बेटा जल का द्रव्यमान। और जल हमारा विलायक होता है, विलायक के द्रव्यमान को WA से दिखाते हैं। तो WA हो गया आपके पास 54 ग्राम। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें तो हमको दी हैं। अब हम बात करते हैं कि ज्ञात क्या क्या करना है। यहां तक हो गया। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल में क्या ज्ञात करना है। एथेनॉल का मोल अंश सबसे पहले आपको ज्ञात करना है बेटा। एथेनॉल का मोल अंश, तो ये ज्ञात करना है बेटा एथेनॉल का मोल अंश, यानी कि आपको ज्ञात करना है जाई ऑफ एथेनॉल C2H5OH। और साथ में ज्ञात करना है जल का मोल अंश। साथ में ज्ञात करना है बेटा जल का मोल अंश। जल का मोल अंश, जल का मोल अंश, जिसको हम लोग दिखाएंगे जाई ऑफ वाटर। ये दो चीजें हमको बेटा ज्ञात करनी है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमको ये दो चीजें दी गई हैं और ये दो चीजें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले मोल अंश का सवाल करने से पहले हमको मोल निकाल लेना है। तो दो चीजें दी गई हैं, एथेनॉल और जल, तो दोनों के मोल निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बेटा एथेनॉल के मोल। किसके मोल बेटा? एथेनॉल के मोल। के मोल।
अब मोल का सूत्र क्या होता है बेटा, जिसका मोल निकालना उसका द्रव्यमान ग्राम में बटे उसका अणुभार। तो हम लोग निकाल रहे हैं बेटा एथेनॉल के मोल, तो यहाँ लिख देंगे एथेनॉल का द्रव्यमान, यहाँ पे लिख देंगे बेटा एथेनॉल का द्रव्यमान, वो भी किसमें बेटा, ग्राम में। एथेनॉल का द्रव्यमान वो भी किसमें बेटा, ग्राम में, और उसको डिवाइड कर देंगे उसी के अणुभार से। तो एथेनॉल का अणुभार, एथेनॉल का अणुभार, जिसको हम लोग दिखाते हैं बेटा ग्राम पर मोल से, इसका मात्रक होता है बेटा ग्राम पर मोल में। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए इसके, अब देखिए द्रव्यमान आपको सवाल में कितना दिया गया बेटा, एथेनॉल का 46 ग्राम, कितना दिया गया बेटा 46 ग्राम। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा 46 ग्राम डिवाइड बाई अणुभार। तो एथेनॉल का अणुभार आपको याद होना चाहिए बेटा, तो अणुभार होता है 46, इसको याद कर लीजिएगा। तो जब आप काटेंगे तो यहाँ से एथेनॉल के मोल आ गए 1, यहाँ से आपको पता चल गया कि जो एथेनॉल है के मोल वो कितना है बेटा 1, एथेनॉल के मोल आ गए 1। अब देखिए एथेनॉल के मोल हो गए, अब हम निकालेंगे बेटा जल के मोल, किसके मोल बेटा, जल के। तो हम लोग लिखेंगे जल के मोल, जल के मोल। फिर मोल निकालना है, तो मोल का सूत्र मैंने क्या बताया, जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान बेटा उसका अणुभार। तो हम जल के निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिखूंगा बेटा जल का द्रव्यमान ग्राम में, जल का द्रव्यमान वो भी किसमें बेटा, ग्राम में। नीचे लिख देंगे बेटा जल का अणुभार, जल का अणुभार वो भी किसमें बेटा, ग्राम पर मोल में, वो भी किसमें बेटा, ग्राम पर मोल में। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जल का द्रव्यमान हमको सवाल में कितना दिया गया है, 54 ग्राम, कितना दिया गया बेटा 54 ग्राम। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेटा 54, और अणुभार हमें याद होनी चाहिए जल का होता है 18। तो हमारे पास मोल आ गएंगे 3, तो जल के मोल आ गए 3, जल के मोल आ गए हमारे पास 3। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हमको चाहिए बिलियन के मोल, किसके मोल चाहिए बेटा, बिलियन। तो देखिए बिलियन में क्या है, एथेनॉल है और जल है, एथेनॉल है जल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बिलियन के मोल निकालिए, तो बिलियन का मोल क्या हो जाएगा, एथेनॉल के मोल प्लस जल के मोल। तो अगर मैंने आपसे कहा कि आप मुझको बताइए बिलियन के मोल, किसके मोल बेटा, बिलियन के मोल। तो बिलियन के मोल क्या हो जाएंगे, एथेनॉल के मोल प्लस जल के मोल, प्लस बेटा किसके मोल बेटा, जल के मोल। ये दो चीजें होंगी यहां तक। अब देखिए एथेनॉल का मोल कितना है बेटा 1, जल का मोल कितना है 3। तो यहां से आपको पता चल गया कि जो बिलियन के मोल है, किसके मोल है बेटा, बिलियन के, बिलियन के मोल वो आ गए 4, बिलियन के मोल कितने आ गए 4। अब हमको निकालना क्या है बेटा, मोल प्रभाज। तो हमको निकालना है किसका किसका बेटा, एथेनॉल का मोल अंश, किसका बेटा, एथेनॉल का। तो देखिए मोल अंश निकालना है, तो लिखेंगे बेटा मोल अंश के सूत्र से, मोल अंश के सूत्र से, मोल अंश के सूत्र से। तो ध्यान से देखिए बेटा एथेनॉल का मोल अंश हमको किसका निकालना है बेटा, एथेनॉल का मोल अंश, का मोल अंश। तो मैंने क्या बताया, मोल अंश का सूत्र क्या होता है, जिसका निकालना उसके मोल बटे बिलियन के मोल। तो ऊपर लिख दूंगा बेटा एथेनॉल के मोल, एथेनॉल के मोल, और नीचे लिख दूंगा बेटा बिलियन के मोल, बिलियन के मोल। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो एथेनॉल के मोल कितने हैं, 1 है, और बिलियन के मोल है 4। जब इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.25 हमारे पास आ जाएगा। तो ये मोल अंश है किसका बेटा, एथेनॉल का, C2H5OH। किसका मोल अंश है बेटा, C2H5OH का है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख देते हैं मोल प्रभाज ऑफ C2H5OH। तो ये आप गया एथेनॉल का मोल अंश आ गया। और हमको सवाल में क्या निकालना था, एथेनॉल का मोल अंश हो गया। इसके बाद निकालना है जल के मोल अंश, किसका निकालना है बेटा, जल के मोल अंश। तो देखिए अब हम लिखेंगे बेटा जल का मोल अंश, जल का मोल अंश। तो सूत्र क्या हो जाएगा, जिसका निकालना है उसके मोल बटे बिलियन के मोल। तो ऊपर लिख दूंगा बेटा जल के मोल, ऊपर क्या लिख दूंगा, जल के मोल, और नीचे लिख दूंगा बिलियन के मोल, नीचे क्या लिख दूंगा बेटा, बिलियन के मोल, बिलियन के मोल।
अब वैल्यू रख दीजिए। जल के मोल है 3, बिलियन के मोल है 4। तो जब डिवाइड करेंगे तो जल का जो मोल प्रभाज है बेटा वो आपके पास आ जाएगा 0.75। कितना आ जाएगा बेटा? 0.75 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको दोनों के मोल अंश मिल गए। अब ये ध्यान देना, जो भी आंसर आएगा उसको शब्दों में जरूर लिखना। तो हम लिखेंगे अतः एथेनॉल तथा जल का मोल अंश क्रमशः 0.25 0.75 होगा। तो देखिए यहाँ से ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको एक बार और समझ लीजिएगा कि हमने कैसे किया। जो भी हमको दिया था सबसे पहले हमने उसको बेटा लिख लिया। जो भी हमको दिया था, क्या क्या दिया है और क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने मोल निकाल लिए। मोल निकालने के बाद बिलियन के मोल निकाल लिए। फिर मैंने मोल अंश का सूत्र लगा दिया। तो एथेनॉल के मोल आ गए 0.25 और जल के मोल आ गए इतने। और जो भी आंसर निकलेगा उसको शब्दों में लिख देंगे। तो अतः एथिल एल्कोहल तथा जल का मोल अंश क्रमशः 0.25 0.75 होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन बनता है उसकी बात कर लेते हैं। और अगर आपको बेटा इन सब की हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 इस नंबर पे मुझको मैसेज करना है। मैं यहाँ से आपको इन सबके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हो या फिर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की हो या इंपॉर्टेंट रिएक्शन की होगी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको तैयार करना चाहिए। देखिए बेटा, इसके बाद जो अगला टॉपिक है जहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है बेटा नार्मलता। वो क्या है बेटा? नार्मलता। नार्मलता के सवाल अच्छी तरह से आप करके जाइएगा। यहाँ से भी एक सवाल कई हर बार बोर्ड में जरूर पूछा जाता है बेटा नॉर्मलता का सवाल। तो सबसे पहले मैं अगर आपके नॉर्मलता की बात करूँ तो नॉर्मलता को बेटा एन से दिखाते हो। किससे दिखाते हो? एन से। सूत्र होता है नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक डिवाइड बाई बिलियन का आयतन लीटर में, डिवाइड बाई बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, लीटर में। तो ये आपका होता है बेटा नॉर्मलता का नॉर्मलता का फार्मूला। इस फार्मूले को आपको तैयार कर लेना बेटा कि नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है बेटा? विलेय के मोल वो विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन लीटर में, और इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ये इसका बेटा मात्रक होता है। ठीक है, अब बात आ गई कि विलेय के ग्राम तुल्यांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ग्राम तुल्यांक का सूत्र क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक। तो अगर आपको विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालना है तो आपका सूत्र लगेगा बेटा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइड बाई विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। ये बेटा आपको फार्मूले दोनों याद कर लेना है। पहली बात नॉर्मलता का फार्मूला आना चाहिए बेटा। नॉर्मलता का फार्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन लीटर में, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन लीटर में। और अगर आपको कभी भी विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालने हो तो उसका सूत्र होता है बेटा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अब एक न्यूमेरिकल से इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया था 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिली बिलियन बनाया गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार 53 है। बिलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को बेटा यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2024 में सेट नंबर 347 जीए में पूछा गया था। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आपको पूरा मैं बोर्ड स्टाइल में सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका जो पहली हेडिंग आपको डालना है वो होता है दिया है, कि सवाल में हमको दिया क्या गया है, दिया है। तो सबसे पहले अगर आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको दिया गया है बेटा निर्जल सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान। ग्राम अगर किसी के सामने लगा तो इसका मतलब वो द्रव्यमान है। तो सबसे पहले आपको दिया गया बेटा निर्जल सोडियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला होता है बेटा Na2CO3 का द्रव्यमान।
का क्या दिया गया है बेटा, द्रव्यमान। और ये आपका क्या होगा बेटा, विलेय होगा। विलेय के द्रव्यमान को किससे दिखाते बेटा, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है बेटा, 1.325 ग्राम। यहां तक आप देख लीजिए। अब इसके आगे देखिए, ये हो गया। इसके बाद बोला गया है जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया, यानी कि बिलियन का आयतन दिया गया है आपको। और क्या दिया गया है बेटा, इसमें दिया गया है बिलियन का आयतन। आपको दिया गया है बेटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, जिसको बेटा V से दिखाते हैं। तो आयतन दिया गया है 250 ml। कितना दिया गया बेटा, 250 ml। ठीक है, अगर इसको लीटर में बदलना होगा तो बेटा ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये लीटर में चेंज हो गया, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/4 लीटर। तो यहाँ सिर्फ बिलियन का आयतन हो गया। और क्या दिया गया है बेटा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार, यानी कि आपको दिया गया है बेटा निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार, का तुल्यांक भार, वो दिया गया बेटा 53। और देखते हैं, और कुछ नहीं दिया गया, इतनी चीजें हमको दी गई नहीं। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना है बेटा, बिलियन की नॉर्मलता। तो अगली हेडिंग पड़ेगी बेटा ज्ञात करना है, हेडिंग पड़ेगी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो हमको ज्ञात करना है बिलियन की नॉर्मलता। क्या ज्ञात करना है बेटा, बिलियन की नॉर्मलता। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, बिलियन की नॉर्मलता, जिसको कैपिटल एन से दिखाते हैं। इतना चीजें हमको दी गई हैं और हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, बिलियन की नॉर्मलता। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे बेटा नॉर्मलता के सूत्र से। जो हमको ज्ञात करना है सबसे पहले उसका सूत्र लगा लेंगे, नॉर्मलता के सूत्र से। ठीक बेटा, तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, नॉर्मलता का सूत्र होता है बिलियन की नॉर्मलता बराबर बिलियन की नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक डिवाइड बाई बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। ये तो बेटा हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए यहां से आगे, अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मलता हमको फाइंड करना है। विलेय के ग्राम तुल्यांक नहीं दिए गए तो हम ग्राम तुल्यांक का फार्मूला खोल देंगे। ग्राम तुल्यांक का फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइड बाई और उसको डिवाइड कर देंगे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का क्या चीज बेटा, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ये तो हो गए विलेय के ग्राम तुल्यांक। अब इसको डिवाइड करना है हमको किससे बेटा, बिलियन के आयतन लीटर में, जो कि आया था 1/4। ये तो हो गई नॉर्मलता, ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मलता। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट करिए। अब देखिए विलेय का ग्राम तुल्यांक कितना दिया गया है बेटा, सॉरी विलेय का द्रव्यमान दिया 1.325, विलेय का द्रव्यमान दिया गया है 1.325 और तुल्यांकी भार है 53। तो इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। तो नॉर्मलता इक्वल टू द्रव्यमान की जगह 1.325 और जो आपका तुल्यांकी भार है उसकी जगह आ जाएगा 53, डिवाइड बाई जो है बेटा 1/4 करेंगे। कितना करेंगे बेटा, 1/4। अब ये जो 4 है बेटा आपका ऊपर जाएगा, तो आपके पास नॉर्मलता इक्वल टू बन जाएगी 1.325 इंटू 4 डिवाइड बाई 53। अब देखिए यहाँ से, अब इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 जो होता है बेटा 20 आ जाएगा 2, 4 2 जा 8, 8 2 हो जाएगा 10, बचेगा 1, 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13, 4 1 जा 4, 4 1 5, ये बन जाएगा। और 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यह जाएगा 5.3 डिवाइड बाई 53। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे, तो नॉर्मलता इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 5.3 डिवाइड बाई 53। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मलता आ जाएगी 0.1। कितनी आ जाएगी बेटा, 0.1। अब इसको हम लोग
वर्ड में भी लिख देंगे। आता है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट के 250 ml बिलियन की नॉर्मलता 0.1 नॉर्मल होगी। तो ये आपका इस तरह से प्रॉपर आंसर है बेटा। इसको देख लें। देखिए नॉर्मलता का बिल्कुल सिंपल सा सवाल है बेटा, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। सबसे पहले तो आपको नॉर्मलता का सूत्र आना चाहिए बेटा। तो नॉर्मलता का सूत्र होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन लीटर में। विलेय के ग्राम तुल्यांक अगर सवाल में नहीं दिए गए, तो अगर आपको निकालना हो तो हमेशा विलेय का ग्राम तुल्यांक निकालने का सूत्र होता है बेटा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। क्या होता है सूत्र बेटा? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। इस सूत्र से आप विलेय की ग्राम तुल्यांक निकाल सकते हैं। अब देखिए हमको जो क्वेश्चन दिया गया था वो ये था, ये इस क्वेश्चन को दिया गया था। तो इसमें सबसे पहले जो जो हमको दिया था हमने उसको लिख लिया, जो ज्ञात करना था उसको लिख लिया, फिर हमने सूत्र लगा दिए, जो वैल्यू दी गई थी उसको लिख दिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस आपको इतना ध्यान देना है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय कि क्या क्या हमको दिया गया है, क्या फाइंड करना है, इन दोनों को आप लिख लीजिए और जो भी फाइंड करना है उसके फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए बस। अब देखिए अगला जो बेटा आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से इंपॉर्टेंट, वो बनता है क्वथनांक उन्नयन से। किससे बनता है बेटा? क्वथनांक उन्नयन से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स आता है, क्वथनांक उन्नयन। ये एक अणुसंख गुण है धर्म है बेटा, और यहाँ से एक सवाल हर साल बोर्ड में पूछा जाता है क्वथनांक उन्नयन से। किससे पूछा जाता है बेटा? क्वथनांक उन्नयन से। और ये बात याद रखना कि ये एक प्रकार का क्या है बेटा? अणुसंख गुण धर्म है। आपके सिलेबस में 4 अणुसंख गुण धर्म दिए गए हैं। कितने दिए गए बेटा? 4। तो अणुसंख गुण धर्म है, और इस गुणधर्म से एक सवाल बिल्कुल फिक्स होता है कि क्वथनांक उन्नयन का सवाल पूछा ही जाएगा। अब इसके फार्मूलों की बात करते हैं। तो एक तो फार्मूला होता है बेटा क्वथनांक उन्नयन का, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। एक सवाल तो ये हो गया, एक फार्मूला आपको ये लर्न करना है। इसके बाद एक फार्मूला आपको लर्न करना है डेल्टा टीबी इक्वल टू, अभी मैं सब कुछ बता रहा हूँ क्या चीज क्या है, केबीएम। ये दो फार्मूले आपको क्वथनांक उन्नयन में हमेशा लर्न करके चलना है। अब यहाँ पर डेल्टा टीबी का मतलब होता है क्वथनांक में उन्नयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, या इसी को बोलते हैं क्वथनांक में वृद्धि। उन्नयन या वृद्धि, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद टीबी का मतलब होता है बेटा बिलियन का क्वथनांक। टीबी किसके लिए यूज करते हैं बेटा हम लोग? बिलियन का क्वथनांक है। टीबी किसको दिखाता है बेटा? बिलियन का क्वथनांक। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो टीबी नॉट है बेटा, ये बताता है शुद्ध विलायक, शुद्ध वाष्पशील विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक, ये चीज ये हो गई। और यहाँ पर हो गए। अब आइए यहाँ पे डेल्टा टीबी की बात हो गई। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक बिट केबी को बोलते हैं बेटा मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी को क्या नाम दिया जाता है बेटा? मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसकी वैल्यू क्वेश्चनों में दी जाएगी या तो पूछी जाएगी, लेकिन अगर दी नहीं गई और पूछी भी नहीं गई तो फिर आप सवाल को नहीं लगाएंगे, केवल जल के सवालों को सोल्व के। जल के लिए केबी की वैल्यू याद रखना 0.52 केल्विन केजी पर मोल होती है। जल के अलावा आपको कोई वैल्यू याद नहीं करना केबी की। तो जल के लिए केबी की वैल्यू होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब बात करते हैं यम की। यम का मतलब होता है बिलियन की मोललता। एम किसके लिए यूज होता है बेटा? एम यूज होता है बिलियन की मोललता के लिए। किसके लिए यूज होता है बेटा? बिलियन की मोललता के लिए। तो इस तरह से आपको क्वथनांक उन्नयन की इतना फार्मूला याद कर लेना है। सारी टर्मोलॉजी आपको बता चुका हूँ कि किस टर्म का क्या मतलब होता है। इनको नोट कर लीजिए। अब एक एक सवाल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वहाँ इसके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया सब कुछ ठीक। अब देखिए इसका सवाल। अब जैसे ये सवाल लिखा है आपसे, क्या कह रहा है बेटा कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर बिलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए केबी की वैल्यू दी गई है। इस क्वेश्चन को बेटा यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2022 में पूछा जा चुका था। सेट नंबर था 347 जीएन। सेट नंबर क्या था बेटा? 347 जीएन। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसकी बात करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले
क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिखना होगा। तो दिया है की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है 9 ग्राम ग्लूकोज। ग्राम किसका मात्रक है बेटा? द्रव्यमान का। यानी कि हमको दिया गया है ग्लूकोज का द्रव्यमान। हमको क्वेश्चन में दिया गया है बेटा ग्लूकोज का द्रव्यमान। क्या दिया गया बेटा हमको क्वेश्चन में? ग्लूकोज का द्रव्यमान, जिसको हम किससे दिखाते हैं बेटा? ग्लूकोज के द्रव्यमान को विलेय है तो WB से, और WB कितना दिया गया? 9 ग्राम। 500 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि जल का द्रव्यमान दिया गया है। अब हमको दिया गया है साथ में बेटा जल का द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान जिसको हम लोग WA से दिखाते हैं। जल विलायक है और विलायक के द्रव्यमान को WA से दिखाते हैं। तो WA आपको दिया गया है बेटा 500 ग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1.013 बार दाब पर बिलियन का क्वथनांक, यानी कि आपको बिलियन का दाब दिया गया है। बिलियन का दाब जिसको PS से निकालते हैं, बिलियन के दाब को PS से दिखाते हैं, वो दिया गया 1.013 बार। और क्या दिया गया बेटा? जल के लिए KB। इसके बाद आपको दिया गया है बेटा जल के लिए KB, और उसकी वैल्यू आपको दी गई है बेटा 0.52 केल्विन KG पर मोल। और तो कुछ दिया नहीं है, आप ध्यान से देख लेते हैं इसको, और कोई चीज नहीं दी गई। अब हमसे पूछ क्या रहा बेटा? बिलियन का क्वथनांक। हमसे पूछ क्या रहा बेटा? बिलियन का क्वथनांक। तो हेडिंग डालेंगे बेटा ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? बिलियन का क्वथनांक। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा? बिलियन का क्वथनांक। बिलियन का क्वथनांक, ठीक है बेटा। और बिलियन क्वथनांक किससे दिखाते बेटा? TB से। अभी मैं पीछे बता के आया हूँ। तो अब हमको TB ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी सवाल में KB की वैल्यू दी जाए या KB की वैल्यू पूछी जाए, KB की वैल्यू दी जाए या KB की वैल्यू पूछी जाए, तो आप श्योर हो जाइएगा कि वहां क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला हमको अप्लाई करना है। वहां पर हमको किसका फार्मूला अप्लाई करना है बेटा? क्वथनांक उन्नयन का। अब देखिए बेटा यहाँ से आप एक बात सीख लीजिए कि अगर कभी भी सवाल में बेटा KB की वैल्यू दी जाए या KB की वैल्यू पूछी जाए, तो आप ये श्योर हो जाइए कि वहाँ क्वथनांक उन्नयन का सूत्र हमको लगाना है। या अगर सवाल में कहीं पर क्वथनांक शब्द लिख दिया जाए, कौन सा शब्द लिख दिया जाए बेटा? क्वथनांक, तो आप ये भी श्योर हो जाइए कि वहाँ क्वथनांक उन्नयन का ही फार्मूला लगाना है। किसका लगाना है बेटा? क्वथनांक उन्नयन का। ये मैं आपको एक सुपर ट्रिक बता रहा हूँ अपनी तरफ से, कि अगर किसी सवाल में क्वथनांक शब्द लिखा मिल जाए आपको, कौन सा शब्द मिल जाए? क्वथनांक शब्द, तो आप वहां पर क्वथनांक उन्नयन का ही सूत्र लगाएंगे। तो अब हमको यहाँ से पता चल चुका है कि हमें यहाँ पे किसका सूत्र लगाना है बेटा? क्वथनांक उन्नयन का। तो हम लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से, क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से, अब क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या होता है बेटा? डेल्टा TB इक्वल टू KBM, ये सूत्र होता है। अब देखिए जो जो वैल्यू हमको नहीं गिवन है हम उसका फार्मूला खोल देते हैं। सिंपल सा ट्रिक होता है। आपको सबसे पहले ये फार्मूला लगाना है। अब जिस फार्मूले में जिस टर्मिनोलॉजी की बात नहीं वो कर रहा उसको खोल देना। जैसे क्वथनांक उन्नयन हमको नहीं दिया गया, तो क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला हमको पता है क्या होता है बेटा? TB माइनस TB नॉट, हमने उसको खोल दिया। KB सवाल में दिया गया है तो उसको रख दिया 0.52। अब आपको मोललता नहीं दी गई, तो मोललता का फार्मूला खोल देंगे विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान KG में। यही होता है बेटा सूत्र। हमने मोललता का सूत्र खोल दिया। अब देखिए इसके आगे यहाँ तक सब कुछ सही है। अब यहाँ TB तो हमको फाइंड करना है। अब TB नॉट किसका होता है बेटा? विलायक का। और यहाँ पर विलायक क्या है बेटा? विलायक है आपका जल, और जल का क्वथनांक हमको याद होना चाहिए कितना होता है बेटा? 100 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बराबर 0.52, सही यहाँ तक बेटा। NB को NB रहने दो। अब WA हमको लिखना है KG में, लेकिन सवाल में हमको दिया गया है बेटा WA क्या होता है? विलायक। विलायक है 500 ग्राम। तो जब आप KG में बदलेंगे तो इसको लिख देंगे बेटा 500 बटे 1000। जब इसको काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो जब अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा बेटा TB माइनस 100 बराबर 0.52
एनबी का भी हमको सूत्र, एनबी के विषय में भी हमको नहीं मिला तो एनबी का सूत्र खोल देंगे। एनबी का सूत्र होता है डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू बी बटे एम बी। और ये जो बेटा आपका 2 है ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी बी माइनस 100 इक्वल टू, अब इसका 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 1 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो 1.04। डब्ल्यू बी आपको सवाल में कितना दिया गया है, डब्ल्यू बी दिया गया है 9 ग्राम, डब्ल्यू बी कितना है 9 ग्राम, डब्ल्यू बी हमारे पास है 9 ग्राम। और एम बी क्या होता है बेटा, बिले, बिले क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का एम बी हमको पता होना चाहिए, अणुभार याद रखना है 180 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब अगर आपने यहाँ से 9 से इसको काट दिया तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो ये 20 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा बेटा, 20 टाइम्स। यहाँ तक सब कुछ सही। अब देखो आगे, इसके बाद यहाँ हो जाएगा बेटा टी बी माइनस 100 इक्वल टू 1.04 डिवाइड बाई 20। देख लीजिए बेटा इतना ही बचेगा, हाँ यही चीज आपकी बचेगी। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो टी बी माइनस 100 इक्वल टू 0.52 बाई 10। अब जब यहाँ पर 10 का डिवाइड मारेंगे तो टी बी माइनस 100 इक्वल टू हो जाएगा 0.052। अब 100 को दूसरी तरफ ले चलते हैं बेटा, तो टी बी इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 0.052। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब जब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टी बी इक्वल टू 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा बेटा, 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हमको बिलियन का क्वथनांक पता चल गया। अब इसको हम लोग वर्ड में लिख देंगे, लिखेंगे अतः बिलियन का क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो देखिए कितना आसान से इस सवाल को हमने लगा लिया। तो इस बात को याद रखना बेटा, जब भी आपसे क्वथनांक उन्नयन का सवाल आए तो याद रखना सबसे पहले जो भी दिया है उसको लगाइए, क्वथनांक उन्नयन का सूत्र और सारी वैल्यू रख करके मैंने सॉल्व कर दी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक होता है जहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो होता है चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन से। कहाँ से होता है बेटा, चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन से। अब वैद्युत रसायन में जो बेटा सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेटा आपका सेल स्थिरांक से। किससे पूछे जाते हैं बेटा, सेल स्थिरांक का सवाल पूछा जाता है। तो ठीक है, सेल स्थिरांक होता है बेटा L बाई ए। पहली बात सेल स्थिरांक का सूत्र याद रखिए क्या होता है, L बाई ए। यहाँ पे L क्या है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। और ए क्या है बेटा, ए होता है किसी एक इलेक्ट्रोड, किसी एक इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो सेल स्थिरांक का मात्रक होता है बेटा सेंटीमीटर की पावर -1। तो ये हो गया सेल स्थिरांक का सूत्र बेटा। ठीक है, इसके बाद एक सूत्र आप तैयार रखना बेटा विशिष्ट चालकत्व का। किसका सूत्र याद रखना है बेटा आपको, विशिष्ट चालकत्व का। यहां से भी सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, विशिष्ट चालकत्व। किससे पूछा जाता है बेटा, विशिष्ट चालकत्व से। अब अगर मैं विशिष्ट चालकत्व की बात करूं तो इसको बेटा हम दिखाते हैं कप्पा से। किससे दिखाते हैं, कप्पा से। और फार्मूला होता है इसका सेल स्थिरांक बटे आर। फार्मूला क्या होता है बेटा, सेल स्थिरांक बटे आर। इसका फार्मूला याद रखना बेटा कि इसका फार्मूला होता है सेल स्थिरांक बटे आर। और इसका जो आपका मात्रक होता है, मात्रक होता है बेटा साइमन सेंटीमीटर की पावर -1। इसका मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर की पावर -1। आर क्या होता है बेटा, प्रतिरोध। आर हम किसके लिए यूज होता है, प्रतिरोध। तो अगर आपको विशिष्ट चालकत्व निकालना है तो सेल स्थिरांक को भाग दे दीजिए किसके साथ बेटा, प्रतिरोध के साथ। किसके साथ भाग दीजिए बेटा, प्रतिरोध के साथ। तो वहां से आपका सेल स्थिरांक आ जाएगा। तो इन दोनों चीजों को याद रखना बेटा, सेल स्थिरांक का सूत्र और विशिष्ट चालकत्व, इन दो में से किसी एक पर सवाल जरूर जरूर पूछा जाएगा। अब हम देखिए एक क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं बेटा।
अब देखिए वो बोल रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर केसीएल विलयन की नॉर्मलता है 1/50, ठीक है, एन का मतलब नॉर्मलता होता है, वाले एक सेल का विशिष्ट चालकत्व तो दिया गया है बेटा इतना है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। अब देखिए ये सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2022 में, सेट नंबर था 347 जीएन। तो देखिए सेल स्थिरांक का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा दिया है कि क्या क्या हमको दिया गया है, दिया है। तो क्या क्या दिया गया बेटा, पहले तो हमको दिया गया है केसीएल विलयन की नॉर्मलता, केसीएल विलयन की नॉर्मलता। अब देखिए नॉर्मलता को एन से दिखाते तो वो हमको दी गई है 1/50। फिर हमको दिया गया है विशिष्ट चालकत्व, केसीएल विलयन का विशिष्ट चालकत्व, केसीएल विलयन का विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व जिसको हम लोग बेटा कप्पा से दिखाते हैं, तो वो आपको दिया गया है 0.002765 महो सेंटीमीटर स्क्वायर, महो सेंटीमीटर की पावर -1, महो सेंटीमीटर की पावर -1, यहाँ तक दिया गया है बेटा। अब देखिए इसके आगे अब हमको सेल का प्रतिरोध दिया गया है, साथ में दिया गया है बेटा सेल का प्रतिरोध, सेल का क्या दिया गया है बेटा, प्रतिरोध, सेल का दिया गया है प्रतिरोध, जिसको बेटा हम लोग कैपिटल आर से दिखाते, वो दिया गया है 400 ओम। इतनी चीजें दी गई बेटा, केसीएल विलयन की नॉर्मलता दी गई है, विशिष्ट चालकत्व दिया गया है, सेल का प्रतिरोध दिया गया है। आपको क्या निकालना है बेटा, सेल स्थिरांक। तो अब देखिए हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, सेल का सेल स्थिरांक, सेल का सेल स्थिरांक, ये हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करें, तो हमको विशिष्ट चालकत्व तो सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, विशिष्ट चालकत्व तो दिया गया है, तो हम लिखेंगे विशिष्ट चालकत्व के सूत्र से। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा कि विशिष्ट चालकत्व के सूत्र से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा विशिष्ट चालकत्व के सूत्र से। तो विशिष्ट चालकत्व का सूत्र क्या होता है बेटा, कप्पा इक्वल टू सेल स्थिरांक बटे आर, सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, बटे बेटा प्रतिरोध, यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखिए बेटा इसके आगे अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। हमको कप्पा की वैल्यू कितनी दी गई बेटा सवाल में, देखिए ध्यान से 0.00275। तो यहाँ पे हमको कप्पा की वैल्यू दी गई है बेटा 0.00275 इक्वल टू सेल स्थिरांक हमको फाइंड करना है, तो सेल स्थिरांक को सेल स्थिरांक ही लिख दूंगा, डिवाइड बाई प्रतिरोध, प्रतिरोध हमको क्वेश्चन में कितना दिया गया है बेटा, प्रतिरोध दिया गया है 400 ओम, तो यहाँ पे लिख दूंगा 400। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमको सेल स्थिरांक निकाल, तो क्या मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जा सकता हूँ। अब मैं लिखूंगा बेटा सेल स्थिरांक इक्वल टू सेल स्थिरांक इक्वल टू 0.00275 इंटू 400। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब देखिए जब मैं यहाँ पर 400 में दो दो जो जीरो है उनको हटाऊंगा तो यहाँ पे 0.2 अंक पीछे आ जाएगा, तो दशमलव आ जाएगा 0.2765 इंटू 4। यहाँ तक सही। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 या 20 होता है बेटा, आपके पास 2 आएगा, 4 6 या 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 2 आ जाएगा बेटा, 4 7 या होता है 28, 28 में 2 जोड़ोगे बेटा 30, तो अब आपका आ जाएगा 3, 4 2 या 8, 8 में आप 3 जोड़ देंगे तो 11, और 4 डिजिट बाद डेसिमल है तो हमारे पास डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 1.1। तो यहाँ से आपका सेल स्थिरांक आ गया बेटा, सेल स्थिरांक बराबर हो गया बेटा 1.106 सेंटीमीटर की पावर -1। कितना हो गया बेटा, सेल स्थिरांक आ गया आपके पास 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम लोग यहाँ वर्ड में भी लिख देंगे। अतः दिए गए सेल का
दिए गए सेल का सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट या स्थिरांक जिसको आप बोलते हैं बेटा, 1.106 सेंटीमीटर की पावर -1 होगा। ये आपका बेटा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। ठीक है, यहाँ से भी पढ़ लेना, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए जो आपको बेटा तैयार करना है, जो यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है हर साल, वो होता है बेटा प्रथम कोटि अपक्रिया का सवाल। किसका बेटा? प्रथम कोटि अपक्रिया का सवाल। तो देखिए प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए दो सूत्र आपको याद रखना है। एक याद रखना है बेटा प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का सूत्र। किसका बेटा? प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक का सूत्र। सबसे पहले जो आपको याद करना है वो याद रखना है बेटा प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का सूत्र। किसका सूत्र बेटा? वेग स्थिरांक का सूत्र। तो हमको याद रखना है प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का सूत्र। सबसे पहले दो ही सूत्र है, इन दो सूत्रों को याद कर लेना बेटा। एक सवाल यहाँ से 4 नंबर का बिल्कुल फिक्स मानिए। प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक का सूत्र। प्रथम कोटि का एक सवाल हर साल पेपर में आता है, आप किसी साल का भी पेपर उठा के देख लीजिए बेटा। प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का सूत्र, तो इसका सूत्र होता है बेटा k इक्वल टू 2.303 टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80। ए नॉट बाई 80 ये बेटा इसका सूत्र होता है, इसको याद रखना। प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का ये सूत्र है। यहाँ पे के बताता है वेग स्थिरांक को। के किसको बताता है बेटा? वेग स्थिरांक को। टी बताता है बेटा समय को। टी क्या बताता है बेटा? समय, वो भी किसमें? सेकंड में। ठीक है, और ए नॉट बताता है बेटा अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। ये क्या बताता है? अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। ये आपको बताता है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। और जो एटी होता है ये बताता है अभिक्रिया की टी सेकंड बाद सांद्रता। टी सेकंड बाद सांद्रता। तो ये आपका हो गया बेटा वेग स्थिरांक का सूत्र। इसको याद रखना, प्रथम कोटि का ये सूत्र होता है। और दूसरा जो आपको सूत्र याद रखना है बेटा वो है प्रथम कोटि अपक्रिया के, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का सूत्र। अगला जो तैयार रखना है वो है बेटा अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का सूत्र। प्रथम कोटि अपक्रिया के अर्ध आयु काल का सूत्र जो अगला आपको तैयार करना है वो है प्रथम कोटि अपक्रिया के अर्ध आयु काल का सूत्र। तो वो होता है बेटा टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। बस ये दो सूत्र आपको याद कर लेने हैं बेटा, और इसके अलावा कोई भी सूत्र प्रथम कोटि में आपका नहीं लगेगा और ना ही आपके सवाल आएंगे। अगर कोई प्रथम कोटि का सवाल बोर्ड में आएगा तो इन्हीं दो सूत्रों से अप्लाई होगा। यहाँ पे टी हाफ है बेटा अर्धायु काल और के है वेग स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि यहाँ से किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अब देखिए बेटा जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया, अब इसमें क्या कह रहा है? प्रथम कोटि अपक्रिया का समीकरण लिखिए। सबसे पहले पूछ रहा है बेटा कि प्रथम कोटि अपक्रिया का समीकरण लिखना है तथा सन्निहित पदों को समझाइए कि यहाँ पर कौन सा पद क्या बता रहा है, इसको बता देना है। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल 693 सेकंड है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को बेटा यूपी बोर्ड में 347 सेट नंबर 2020 में, कब बेटा? 2022 में सेट नंबर था 347 जीएन में पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है प्रथम कोटि अपक्रिया का समीकरण। सबसे पहले हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है प्रथम कोटि, सबसे पहले जो हमसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, की अभिक्रिया का समीकरण। सबसे पहले तो आपसे पूछ रहा है प्रथम कोटि अपक्रिया का समीकरण। प्रथम कोटि अपक्रिया का समीकरण सबसे पहले तो आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको आप लोग कैसे लिखेंगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण भी मैंने बताया था क्या होता है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80।
ये था बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रथम कोट अपक्रिया का ये आपका समीकरण होता है। तो हमसे पहला तो समीकरण पूछा तो हमने ये समीकरण लिख दिया कि प्रथम कोट अपक्रिया का जो समीकरण होता है वो ये होता है। ठीक, और क्या पूछा है इसमें बेटा? साथ में कह रहा है जो आपने पद लिखे हैं वो पद क्या बता रहे हैं इसके विषय में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग पदों की बात करें तो जहाँ जहाँ जो आपका बेटा के है, क्या है बेटा? के, ये बता रहा है प्रथम कोटि अपक्रिया का, प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक। ये क्या बता रहा है? प्रथम कोट अपक्रिया का वेग स्थिरांक को बता रहा है। सही है। इसके बाद टी, टी बता रहा है बेटा समय को। किसको बता रहा है? समय को। वो भी किस में बेटा? सेकंड में। याद रखना, समय को बताता है वो भी किस में बेटा? सेकंड में। यहां तक हो गया। ए टी, ए नॉट, ए नॉट बताता है आपको बेटा अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। क्या बताता है बेटा? अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को बताता है। ये किसको बताता है बेटा? अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को बताता है। सही यहां तक। और एटी, एटी आपको क्या बताता है बेटा? एटी बताता है अभिक्रिया की टी समय बाद सांद्रता को। एटी किसको बताता है बेटा? अभिक्रिया की टी समय बाद सांद्रता, टी समय बाद सांद्रता। तो देखिए जितने भी टर्म थे उन सब की हमने मीनिंग लिख ली कि किसका क्या मतलब है। के का मतलब होता है प्रथम कोट अपक्रिया का वेग स्थिरांक, टी का मतलब होता है समय सेकंड में, ए नॉट बताता है अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता और ए टी बताता है अपक्रिया की टी समय बाद की सांद्रता। अब देखिए और क्या पूछा गया है। एक प्रथम कोट अपक्रिया का अर्धायु काल दिया गया है और इसके वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो अब देखिए हमको जो दिया गया है सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमको दिया क्या है। दिया है, तो क्या दिया गया है बेटा? आपको दिया गया है प्रथम कोट, प्रथम कोट अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। अभिक्रिया का क्या दिया गया बेटा? अर्ध आयु काल, जिसको बेटा हम लोग दिखाते हैं टी हाफ से। तो टी हाफ दिया गया है 693 सेकेंड, यही दिया गया है। हाँ सेकेंड। और आपको ज्ञात क्या करना है? वेग स्थिरांक। अब आपको ज्ञात क्या करना है बेटा? तो हेडिंग पड़ेगी ज्ञात करना है, ज्ञात करना है प्रथम कोट अपक्रिया का वेग स्थिरांक। ज्ञात क्या करना है बेटा? प्रथम कोट अपक्रिया का वेग स्थिरांक, जिसको हम लोग कैपिटल के से दिखाते हैं। हमको के ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे बेटा प्रथम कोट अपक्रिया के, प्रथम कोट अभिक्रिया के, अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के सूत्र से, अर्ध आयु काल के सूत्र से, अर्ध आयु काल के सूत्र से। तो प्रथम कोट अपक्रिया का अर्ध आयु काल का सूत्र क्या होता है बेटा? टी हाफ इक्वल टू 0.693/k, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बेटा हम लोग। जब वैल्यू रखेंगे तो टी हाफ की जगह लिख देंगे 693 इक्वल टू 0.693 और के तो हमको फाइंड करना है तो के को के रहने दीजिए। के को दूसरी तरफ ले चलते हैं तो के इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0.693 डिवाइड बाई 693। अब जब आप यहाँ से ऊपर से डेसिमल को हटाएंगे बेटा तो इसको लिखा जा सकता है 693 इंटू 10⁻³ और नीचे हो जाएगा 693। तो 693 से 693 डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो अब यहाँ से आपका आ जाएगा k इक्वल टू 10⁻³ और यूनिट क्या होती है बेटा? टाइम की पावर -1। तो टाइम यहाँ पर सेकेंड है तो ये हो जाएगा सेकेंड की पावर -1। तो यहाँ से आपका k की वैल्यू निकल के आ गई कि प्रथम कोट अपक्रिया का वेग स्थिरांक कितना होगा बेटा? 10⁻³ सेकेंड इनवर्स होगी। तो अब इसको हम लिख देंगे अतः अभिक्रिया का
वेग स्थिरांक 10⁻³ सेकंड इनवर्स होगा। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए हैं। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे बेटा। और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे बेटा 78809608 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 7880 सॉरी 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको मुझको मैसेज करना है। यहाँ से आपको मैं हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर और आपको जो भी एग्जाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए वो आप इसी नंबर से कांटेक्ट करके मुझसे मांग सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल आपको नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।